नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे चैनल टेक एक्सपीरियंस पे आपका स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि जो डीसीसी का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, कल ही डिक्लेयर हुआ है ये। और इसके बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मैंने जैसा कि पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि जब रिजल्ट आएगा तो मैं कुछ काउंसलिंग के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, रैंक पे डिस्कशन करूँगा। तो इससे पहले मैं आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसमें टोटल कितना सीट है, ठीक है ना। 16,800 कुछ सीट है, ठीक है ना। मान लेते हैं हम लोग कि सब कुछ मिला करके अगर 17,000 के करीब में सीट है, ठीक है इससे कमी, उसमें भी 2-3 क्लॉज है और उस पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन मान लीजिए एक रफ मान लेते हैं हम 17,000 सीट है। अब कुछ बच्चा ऐसा सोच रहा है कि मेरा रैंक जो है सो 20,000 आया है, 25,000 आया है, 30,000 आया है, हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए आपको कैसा रैंक आया है, और रैंक में बहुत सारा कैटेगरी है, तो उस बारीकी को आप जब समझेंगे तो ही बता पाएंगे कि जो है सो आपको कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बात है कि आप जब रैंक कार्ड में देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है सो ईबीसी कैटेगरी का है, सपोज कीजिए लड़का है ईबीसी कैटेगरी का, ठीक। तो उसके रैंक कार्ड पे आप देखेंगे 2 रैंक लिखा होगा, एक रैंक लिखा होगा यूआर, ठीक है ना, एक यूआर लिखा होगा और एक लिखा होगा ईबीसी, ठीक। अगर ईबीसी में ही अगर गर्ल्स होगी तो उसमें उसके पास तो फिर तो 4 ठो लिखा होगा, ठीक है ना। एक गर्ल्स कोटा में रैंक कितना है ओवरऑल गर्ल्स में, और एक गर्ल्स का फिर ईबीसी में कितना रैंक है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारा है, एससी का है, एसटी का है, जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का है, बहुत सारा रैंक में वैरायटीज है, ठीक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है यूआर रैंक, ठीक है ना। ये सबसे फर्स्ट में लिखा होगा यूआर। यूआर रैंक का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए, मतलब समझिए यूआर रैंक का मतलब, यूआर मतलब अनरिजर्व। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि 1 लाख बच्चा परीक्षा में अपीयर हुआ, ठीक, और 1 लाख बच्चा, जैसे मान लीजिए कि 1.5 लाख फॉर्म भरा या 1,20,000 फॉर्म भरा और 1 लाख बच्चा परीक्षा में अपीयर हुआ। उस 1 लाख में आपका कितना रैंक है, आप चाहे किस कैटेगरी से है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लड़का है लड़की कोई मतलब नहीं है, आपका उस 1 लाख में कितना रैंक है वो हो गया आपका कैसा रैंक, यूआर रैंक, ठीक। और इसके बाद फिर आप जिस कैटेगरी से भी हो, आप अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस रैंक रहेगा, आप अगर एसएमक्यू है यानी सर्विसमैन कोटा से हैं तो उसका एसएमक्यू जो डिफेंस उफेंस के लिए यूज़ होता है। इसके बाद अगर आप एससी हैं तो एससी रैंक, ईबीसी है तो ईबीसी रैंक, बीसी है तो बीसी रैंक, ऐसे करके इसके बाद दूसरा रैंक आपको बनाया हुआ है। अब बच्चे के मन में ये सवाल है, 2-3 बातें हैं। एक तो पहले मैं बताया कि क्या अगर मान लीजिए मेरा 18,020 है, चूंकि आप तो सर बताए थे 16,800 समथिंग ही सीट है, और टोटल जोड़ने के बाद अब आप बताइए कि मेरा 20,000 रैंक है, 25,000 रैंक है, तो हमको कॉलेज गवर्नमेंट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरा जवाब है कि आपको कॉलेज मिलेगा, लेकिन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रिकल है या सिविल है तो इसका डिमांड सबसे ज़्यादा है अभी, ठीक है। हमेशा का अलग अलग सिनेरियो रहता है, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है उसमें क्या है कि सिविल हर एक कॉलेज में सबसे पहले फिल होता है, ठीक। इसके बाद फिर है इलेक्ट्रिकल फिल होता है, और ऐसा नहीं है कि सिविल बहुत अच्छा है या इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा है या इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा है, कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा, आपके ऊपर है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा टी शर्ट एक दुकान में इस तरीके का जरूरी नहीं कि ऐसा ही डिजाइन, बहुत सारा होगा, हमको जचा ये वाला हम ये खरीदें, ठीक है ना। आपको कोई दूसरा जचेगा दूसरा लीजिएगा, तीसरा जचेगा तीसरा। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको कौन सा चीज़ पसंद है, इससे आपको मतलब रखना चाहिए। ये नहीं कि आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड जो चल रहा है वो ऐसे ही चलता है ट्रेंड, ठीक है ना। अब किसी को जो है सो कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें बहुत ही यूनिक टाइप का ब्रांच है, मतलब एक आध कॉलेज में है, बहुत कम बच्चे नाम लिखाते हैं, और जितने लिखाते हैं वो सबका कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप वो जो लिखा रहे हैं वो माइंडसेट से लिखाते हैं नाम, उसमें 80% का माइंडसेट होता है, और बहुत हाई रैंक पे भी उनका एडमिशन हो जाता है क्योंकि वो कोई लेता नहीं है। और
चूंकि उसमें संख्या कम है तो कंपटीशन कम बनता है, और कंपटीशन कम बनता है तो वो जल्दी खिंचा जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका 20,000, 22,000, 25,000 रैंक है तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो सकता है। मैं आपको क्लियर बताया कि ये बात, चूंकि देखिए आप अगर मान लीजिए कोई बच्चा 10th किया ऐसे ही फॉर्म भरा और दे दिया एग्जाम, फॉर्म भरा एग्जाम दे दिया और उस कहीं 11th 12th में नाम लिखाया है, अभी चल रहा है जून जुलाई तक में आपका एडमिशन होगा, तब तक वो 3-4-5 महीना पढ़ चुका है। तो पेरेंट्स के दिमाग में ये भी होता है कि हम पहले 12th करवा लेते हैं, है ना, क्योंकि नाम तो कहीं ना कहीं लिखवाता है ये लोग, तो 12th करवा लेते हैं, इसके बाद फिर हम इस कोर्स में करवाएंगे। इस तरीके का बहुत सारा चीज़ है। कोई बच्चा 11th करके जो है सो दिया होगा, मतलब पिछले साल दिया होगा, इस बार रैंक कम आया होगा, मतलब ज़्यादा रैंक आया होगा पिछली बार, इस बार फिर दिया होगा, तो वो सोच रहा होगा कि अब 1 साल में डिप्लोमा कर ले, मतलब इसको छोड़ के डिप्लोमा करने जाएं या फिर इसी कोर्स को कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, और जब ये काउंसलिंग नहीं करवाते हैं तो ये स्लैब क्या होता है, नीचे आएगा। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कैटेगरी का। अब मान लीजिए कि कहीं ईबीसी कैटेगरी में कोई ब्रांच 10,000 पे गया है, ठीक है, यूआर में वही चीज़ मान लीजिए 6,000 7,000 पे गया है, तो अब कोई बच्चा 10,000 पे गया तो इसका मतलब आगे भी तो वो बढ़ेगा, तो वही चीज़ जो आखिरी वाला होगा उसमें भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन एक रफ मैं बताऊं तो जहां तक मेरा कैलकुलेशंस है, इस कैलकुलेशंस में फर्स्ट राउंड में, पहले राउंड की मैं बात करता हूं, तो आपको थोड़ा भी अगर फेमस कॉलेज है और उसमें अगर आप सिविल या इलेक्ट्रिकल चाह रहे हैं तो आपका रैंक थोड़ा फेमस मैं बता रहा हूं कि मतलब कि डिस्ट्रिक्ट का जो कॉलेज सब है जो थोड़ा लोकेशन पे है या कुछ नाम है उसका, तो उस तरीके का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें, अब सीमांचल की मैं बात नहीं करूंगा, मतलब इस तरफ नॉर्थ बिहार में या साउथ बिहार में एकदम बॉर्डर वाला कॉलेज का नहीं, तो आपको 5-6 हज़ार रैंक तक में सिविल और इलेक्ट्रिकल जो है सो 6-7 हज़ार रैंक तक में क्लोज हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में ये डेटा इस बात पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट राउंड में जो है सो कोई बच्चा, बहुत बच्चा ऐसा होता है गलती भी करता है। गलती कैसे करता है, तो मैं गलती वाला भी कहानी बताऊंगा आपको, अगले दिन बताऊंगा गलती वाला, एक दिन सब बात नहीं समझेंगे आप। गलती का कहानी है, आप ग्रेडेशन का मामला है, आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब पे समझाया होगा लोग, मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा सारी बातें और जब जरूरत होगा तभी बताऊंगा। अभी काउंसलिंग पे इतना ही कि आप घबराए नहीं, काउंसलिंग जब शुरू होगा फिर मैं बताऊंगा आपको फिल कैसे करना है, ठीक है। अभी बस आप ये समझें कि आपको घबराना नहीं है, ये नहीं समझना है कि मेरा 20,000 25,000 रैंक हो गया तो हमको गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई बच्चे का 40,000 50,000 रैंक है तो भाई तब तो मुश्किल है, ठीक है ना, संभव नहीं है फिर, ठीक है। स्पॉट राउंड सब में कहीं कुछ हो गया तो बहुत रेयर वाली बात है, वो होगा, स्पॉट राउंड नहीं होगा या फिर मॉपअप होगा नहीं होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपका बहुत ज़्यादा है तब तो कोई मामला नहीं है, फिर आपको अच्छा सा अगर डिप्लोमा करना है तो कॉलेज देखें आप। इधर का मैं बात करता हूं, अगर मान लीजिए आपका रैंक ज़्यादा भी है, 25,000 30,000 तक भी है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, बहुत लोगों का होता है कि मैकेनिकल लेना, तो उसको रैंक बहुत अच्छा भी होता है। अगर किसी को, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जैसे सिविल में 5-6 हज़ार तक कैसे जाएगा, ऐसा तो नहीं 5-6 हज़ार सीट है, नहीं है 5-6 हज़ार सीट, कैसे सीट होगा 5-6 हज़ार। अगर मान लीजिए कि 46 ठो कॉलेज है, किसी में 90 सीट है सिविल में, किसी में 120 सीट है, किसी में तो 60 भी है, तो अगर मान लीजिए कि 90-100 से ही आप एक एवरेज, 100 भी नहीं कर सकते हैं उसको, लेकिन फिर मान लीजिए 100 से भी एवरेज है 4600, तो क्या लगता है कि 46, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पहला 4600 बच्चा इलेक्ट्रिक सिविल ही ले लेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको मैकेनिकल लेना होगा, मैकेनिकल, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको कंप्यूटर साइंस लेना होगा, कंप्यूटर साइंस लेगा, कुछ बच्चे होंगे जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स लेना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे, कुछ को इलेक्ट्रिकल लेना होगा, इलेक्ट्रिकल लेंगे। तो इस तरीके से ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज प्रीफर करते हैं, मैं पिछले दिन भी बताया था आपको कि पटना मेरा घर है, मान लो सपोज करो कि मेरा घर पटना है और पटना का जो कॉलेज है वो टॉप है, 2 कॉलेज, एनजीपी पटना और एक गुलजार बाग, 2 कॉलेज आप देखेंगे लिस्ट में। अब 2 कॉलेज अगर गुलजार बाग है और पटना है और बच्चा जो है सो उसको है कि हमको पटना ही रहना है, कोई भी ब्रांच मिल जाएगा हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको, चाहे, चूँकि अभी तो शुरू में आपको स्टार्ट ही करना है पढ़ना, तो आपको भी बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं,
और देख रहे हैं तो लग रहा है कि चलो ठीक है कोई भी होगा, लेकिन हम पटना छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो ऐसा अगर है तो जहाँ पे पटना में सिविल जो है सो 1000 रैंक तक में क्लोज हो, 1000 क्या कहें हम, 500-600 रैंक में सिविल क्लोज हो जाएगा। एनजीपी पटना 13 का 600-700 में क्लोज हो जाता है, ठीक है, बहुत कह दिए हम तो। और उस बंदे का अगर मान लीजिए कि 200 भी रैंक है, 300 भी रैंक है तो उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर उसी का 1500-2000 रैंक है और वो चाह रहा है कि पटना ही का कॉलेज, तो सिविल तो नहीं मिलेगा उसको। फिर इलेक्ट्रिकल हो सकता है मिल जाए, दूसरा कोई ब्रांच मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, या फिर उसका इच्छा ही कंप्यूटर। तो ये बच्चा तो बीच में से हट गया, अब फिर पीछे वाला आगे आएगा। तो ऐसा भी होता है कि ब्रांच भी बहुत लोग चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का घर मधुबनी है, किसी का घर सहरसा है, किसी का घर सुपौल है, किसी का घर गया है, नवादा है, नालंदा, उसके घर के पास ही कॉलेज है और उस बंदे का रैंक है 1000। फाइनेंशियल उसका कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि वो पटना जा करके रह करके पढ़ सकता है, तो वो तो ये सोचेगा कि हम घर से चले जाएं। तो उसका रैंक अगर 500 भी है, 600 भी है, तो भी वो वहीं का कॉलेज लेगा, फिर अपने मन मुताबिक ब्रांच लेगा। तो ऐसा भी कंडीशन होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो स्लैब है वो स्लैब पीछे की तरफ घसकता है और पेशेंस बनाना है आपको, काउंसलिंग जरूर करना है। ये बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि काउंसलिंग का कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट काउंसलिंग का नहीं है। काउंसलिंग जरूर करेंगे हम, मॉपअप सबका है, पेमेंट चार्ज है, लेकिन ऐसे आपका काउंसलिंग का कोई चार्ज विशेष नहीं है, कोई चार्ज है नहीं। आपको जो थोड़ा बहुत खर्च अगर खुद से कर लिए तो खुद ठीक है, मोबाइल से या लैपटॉप से, नहीं तो आप साइबर कैफे में जाएंगे उनके पास, तो जो करवाएंगे तो वो जो उनका जो चार्ज होगा 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया, जो जैसा ले लेता है। कोई भैया दीदी होगा तो आपको ऐसे फ्री में भी कर देगा, तो एक अलग बात है। तो ऐसा कोई चार्ज है नहीं, उसका पोर्टल पे तो कोई चार्ज नहीं है। तो आप काउंसलिंग जरूर करवाएंगे, चाहे रैंक आपका कितना भी हो, काउंसलिंग करवाएंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे। और काउंसलिंग सूझबूझ से एकदम दिमाग को होश में रख करके करना है। फिर मैं आपको एक सेशन लूंगा और उसमें बताऊंगा कि काउंसलिंग का जैसे ही डेट आता है मैं आपको बता दूंगा प्रॉपर कि कैसे काउंसलिंग करना है, किस तरीके से उसको एडजस्ट करना है, कितना रैंक है तो, और क्या आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, है ना, एक स्टूडेंट का क्या प्राथमिकता होना चाहिए। इस पे हम चर्चा करेंगे आपके साथ कि आपका, पहले मैं इसी पे अगले दिन चर्चा करूंगा कि आपका प्राथमिकता क्या होना चाहिए। एक स्टूडेंट को एज ए स्टूडेंट वो किन बातों को देखे, छात्र जो है वो किन बातों को देखे काउंसलिंग करने से पहले, ठीक है ना। ऐसे रेंडम आप जा करके एकदम, चूंकि आप परीक्षा, अभी मेरा लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, चाहे मैं पढ़ाता हूं वो देखें आप, या फिर इस तरीके का जो कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता हूं वो देखें। एक बात तो क्लियर है कि आप 10वां पास किए, 10वां पास किए होंगे, और 10वां पास किए होंगे और साथ ही आप परीक्षा दिए होंगे। तो परीक्षा दिए तो कुछ तो बात आप समझते होंगे, मोबाइल चलाना आपको आता होगा। तो काउंसलिंग जो है वो करें अपने हिसाब से, अपने पेरेंट्स के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आप साइबर कैफे में जाएं और वो जैसा भर दे आप वैसा भरवा लें। साइबर कैफे वाला प्रोफेशनल इंसान है, उनको आप जैसा बताएंगे वैसा वो काम करेंगे, ठीक है ना। वो अपने हिसाब से काम आपका नहीं करेंगे, एक आपका काम नहीं है, उनके पास बहुत सारा काम है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अनुसार काम उनसे करवाना है। आप अगर एक लिस्ट ले करके जाएंगे, बोलेंगे भैया आप ऐसे ही अरेंज कर दीजिए, तो वो वैसे ही अरेंज करेंगे। मैं चूंकि पॉलिटेक्निक में पढ़ाता हूं, मुझे बहुत बेहतरीन से अनुभव है कि कोई बच्चा मुजफ्फरपुर में पॉलिटेक्निक में पढ़ रहा है, वो सिर्फ इसीलिए पढ़ रहा है कि काउंसलिंग करते समय काउंसलिंग वाला उसका घर नालंदा था, नवादा था, गया था, तो गया का कॉलेज जो है सो नीचे दे दिया था और बादमा के कॉलेज ऊपर दे दिया था, ठीक है कि नहीं। लेकिन उसको इतना रैंक था, गया का कॉलेज में मिल सकता था, लेकिन चूंकि काउंसलिंग में गड़बड़ी हो गया, वो कॉलेज का लिस्ट में नाम नीचे था और बाहर का कॉलेज का नाम ऊपर था, तो बाहर का कॉलेज उसको मिल गया, उसका रैंक अच्छा था। समझ रहे हैं बातों को। तो इसीलिए आप काउंसलिंग करते समय इस बातों को ध्यान रखें कि आपका प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटीज क्या है। आपका जो प्रायोरिटीज है उस हिसाब से आप सेट करें। उसके बाद बहुत समय हमेशा दिक्कत है, आप चाहे कहीं भी पढ़े, स्टेट बोर्ड का ही डिग्री मिलना है आपको, है ना। और नज़दीक का अगर अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, तो आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। क्या ज़रूरी है आपको जो है सो यहाँ रहकर पढ़ने के लिए, तो आप नज़दीक में रहेंगे, अच्छा करेंगे और कनेक्टेड रहेंगे आप चीज़ों से, है कि नहीं, और बेहतरीन जो है सो अपना शिक्षा दीक्षा लेंगे। कॉलेज अच्छा होना चाहिए, तो ये सारा चीज़ भी ध्यान रखना है। तो प्राथमिकता क्या है, इस पे हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। और रैंक से घबराना नहीं है, आपको काउंसलिंग करना है। जिसका
30,000 40,000, आपको जितना भी प्राइवेट कॉलेज अगर चाहिए तो आप लास्ट में फिर उसका भी डाल करके आप काउंसलिंग करें, वहाँ जा करके बात करें, जो कुछ भी है उस पर तो विशेष हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जिसको करना है कोर्स वो तो करेगा ही, कॉलेज है, नाम लिखवाना ही है हमको, जिसको भी लिखवाना है उसको लिखवाना ही है, तो आप उसमें भी जाकर के विजिट कर सके, और उसका अपना भी होता है काउंसलिंग और इसके थ्रू भी होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर रैंक है तो उधर ही देखना होगा आपको। इस तरफ तो एक सर्टेन लिमिट है। मैं सीट का डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, तो जितना है उस हिसाब से ही है। और लेकिन आप काउंसलिंग जरूर करें, गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन ज़रूर दें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।